Assalamu alaikum to all. Today the lecture topic is about relative risk, the topic of biostatistics that we used in the field of medical. We will see the short intro of relative risk. That what is relative risk? The relative risk, also called a risk ratio, is an important index in epidemiological studies because in such studies it is often useful to measure the increased risk of any particular disease if the certain factor is present. Today we will discuss in detail why we use relative risk, what is risk, and why we use the relative risk in medical field, in which terms we check the risk of any particular disease. So before starting the detail of the lecture, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Firstly, we see what is risk, the probability that an event will occur. प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? चांस ऑफ अकरेंस, किसी भी चीज़ के होने का जो चांस है, किसी भी चीज़ के अकर होने का जो रिस्क है, जो चांस है किसी भी इवेंट के होने का, उस चीज़ को हम कहते हैं कि रिस्क है। हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अगर उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने का चांस 50% है तो ऑब्वियसली बात है उसके फेल होने का चांस, उसके अनसक्सेसफुल होने का चांस भी 50% है। अगर हम एग्जाम्स हैं, ठीक है, हमने पेपर्स दिए, इन सिंपल टर्म्स हम अगर बात करते हैं मेडिकल फील्ड से हट के कि हमने पेपर्स दिए, अब पेपर्स में हमने जो काम किया, जो हमने आंसर्स दिए, अब हमें पता है हमने क्या काम किया। अब हमारे पास होने का चांस क्या है? 50% है, और हमारे फेल होने का चांस क्या है? 50% है, ठीक है। अब अगर हम लोग करते हैं कि वेदर कॉस्ट फोरकास्टिंग करते हैं कि भाई आने वाले आज 6 है तो 8 को बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, सैलाब आने का खतरा है, ये वो क्या है? एक फोरकास्टिंग है, एक प्रेडिक्शन है जो कि हो सकता है, लेकिन हमें अल्लाह ताला के कामों का नहीं पता, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि भाई चांस है कि भाई क्या होगा कि या तो ये एक प्रिडिक्शन है कि ये रिस्क है कि भाई ये रिस्क है कि भाई सैलाब आ सकता है इन एरियाज़ में, और बाकी है कि रिस्क ये भी है कि नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो रिस्क क्या है? सिंपल हम किसी भी चीज़ का रिस्क कि वो कितनी बढ़ेगी, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा होगी। रिस्क है हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कि हम कोई भी काम का रिस्क लेते हैं, अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ना सही। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मेडिकल फील्ड की बात करें तो रिस्क हमने लिया कि कैंसर है, ठीक है। आप जिस तरह आप देखें तो ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कुछ सालों से। तो अब जब फर्स्ट केस हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का है, जब से पहले कोई भी ऐसा कैंसर इंट्रोड्यूस तो हुआ था कि ये हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई केस जो है वो नहीं गया था हॉस्पिटल्स में। जब फर्स्ट केस गया तो फिर उसके बाद जो है स्टडी की जाती है कि अगर एक में हो सकता है तो बाकी वुमेंस के अंदर भी ये रिस्क पाया जा सकता है कि अगर इनको ये मसला हो सकता है तो दूसरी खवातीन को भी इस इशू से वजह से कोई ना कोई मसला जो है वो हो सकता है। इसके लिए कोई ना कोई एहतियाती, अब आप देखेंगे हमें ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है बताई जाती हैं कि आप अपना डेली मुआयना करें, ठीक है, कोई भी इशू है तो आप जो है वो डॉक्टर से रिव्यू करें, ठीक है, ताकि ये पहले चीज़ें नहीं बताई गई थी, लेकिन जैसे ही ये काम हुआ तो हमें वो एहतियाती तदाबीर बताई गई। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन एक रिस्क बताया गया कि अगर हम कोई चीज़ फॉलो करके, कोई एहतियाती तदाबीर फॉलो करके उस रिस्क को कम कर सकते हैं। ख़त्म तो हम नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ क्या है, और बीपी, थैलेसीमिया, ये जनरेशन टू जनरेशन वाली ठीक है प्रॉब्लम्स है। अगर डायबिटीज़ है, अगर आपके पेरेंट्स में थी तो आप में भी वो आ गई, ठीक, आपको नहीं पता यंग एज में, क्योंकि आप अच्छा खासा खाते पीते हैं, भागते दौड़ते हैं, आपको इतना फील नहीं होता। लेकिन जब आप 20, मोस्टली लोगों का शुगर लेवल जो है वो इन बचपन से होता है, बर्थ के साथ ही होती है कि मतलब उनकी डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन कभी वो चेक नहीं करते। अगर बाई चांस वो चेक कर लें, उनको फील हो तो वो डायबिटीज़ का टेस्ट जो है वो कर लें तो उनको पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि अगर जिनके पेरेंट्स में डायबिटीज़ हो उन्हें 20 की एज के बाद जो है, जब पैदा हो तब भी चेक करवानी चाहिए, 20 की एज के बाद भी जो है उनको डायबिटीज़ जो है वो चेक करवानी चाहिए, ताकि उनमें कोई भी अगर मसला हो तो उसको
पता चल जाए कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। इस तरह थैलेसीमिया जो है वो अगर पेरेंट्स में है तो वो माइनर सा आगे बच्चों में ज़रूर आ जाता है, ठीक है। मेजर हो तो पता चल जाता है इजीली, लेकिन अगर माइनर है तो वो भी हमें चेक करवाना चाहिए, डायग्नोज करवाना चाहिए, ताकि हम कुछ जो रिस्क है उसको कम कर सकें, ठीक है। किसी भी बुरे काम के रिस्क को कम कर दें, ठीक है। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के अलावा हम वहाँ पर गाड़ी लेकर जाएं, ठीक है, सीढ़ियों पर, तो वो रिस्क हमारे पास ज़्यादा है कि वो सही चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। तो उस रिस्क को हमने कम करना है कि हमने गाड़ी को ऊपर किस तरह लेकर जाना है, ना कि सीढ़ियों के ज़रिए से हम गाड़ी को लेकर जाएं। तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो ये होता है हमारे पास रिस्क, किसी भी इवेंट के अक्कर होने का जो चांस है वो हमारे पास रिस्क है, ठीक। तो इन सिंपल टर्म्स हम अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो अगर वहाँ पर सक्सेस है तो वहाँ पर रिस्क भी है, ठीक है। ये अगर हम कहें कि 50% मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं सोच रहा हूँ क्या वो हालात, वो कंडीशन जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वहाँ पर चीज़, क्या वो उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए रिस्क का भी उतने ही चांसेस होते हैं, ठीक। अगर हम डायबिटीज़ के कर रहे हैं बात, तो डायबिटीज़ का हमें पता चल गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें डायबिटीज़ का नहीं पता चला, हमारे पेरेंट्स में थी और हमने नहीं चेक करवाई, तो रिस्क है हमारे पास, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन रिस्क वहाँ पर मौजूद है हमारे पास कि ये डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर हमें हो गई है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो नहीं ना मीठा खाई जाएं खाई जाएं खाई जाएं और उसको देखें ना तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो, आपको और भी मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते रिस्क को, क्योंकि जहाँ पर अच्छी चीज़ होती है वहाँ पर पूरी चीज़ भी ज़रूर होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जो है वो आ ही जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव रिस्क जो है वो क्या होता है। तो अगर आपने किसी डॉक्टर के पास आप गए हैं, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, या आपके किसी फैमिली मेम्बर से आपके किसी डॉक्टर ने कहा होगा कि अगर आप वेट लूज नहीं करते और अपनी कोलेस्ट्रोल को, यानी कि कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रोल लेवल जो मोस्टली 40+ एज के लोगों में जो है वो पाया जा रहा होता है, कि वो गोश्त और सब वो जो होती हैं दालें, ये सारी चीज़ें जो लोग खाते हैं मोस्टली, उनको ना हड्डियों में दर्द होने लग जाती है, ठीक है, टांगों में दर्द, वेन्स में, घुटनों में दर्द होती है कि उनसे चला फिरा नहीं जाता, ठीक है। इसका उनका बीपी भी हाई रहने लग जाता है उसके साथ काफ़ी। तो अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि हम जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि हमें यूरिन आए, और सेकेंडली हम लोग जो खाना है उसमें गोश्त दालें वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दे, जस्ट हम लोग वेजिटेबल्स जो हैं वो खाएं, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। उसके अलावा हम कोई चीज़ चटपटी ऐसी कोई भी चस्के चुस्के वाली चीज़ें मत खाएं। तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर को, आपको नहीं, आपकी मामा को या किसी को भी अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप वेट लूज नहीं करते और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं करते तो आपको हार्ट अटैक होने के जो चांस हैं वो 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। अब देखें, अब अगर हम लोग मेडिकल फील्ड में बात करें और एक किसी भी बीमार आदमी की बात करें, तो हम किसी भी बीमार आदमी को किससे कंपेयर करते हैं, एक तंदुरुस्त आदमी से कंपेयर करते हैं हमेशा। अगर इसका बीपी हाई है किसी भी बीमार आदमी का, तो एक बंदा नॉर्मल है उसका बीपी नहीं हाई, अब हम देखते हैं कि वो बंदा ऐसा क्या काम करता है जो उसका बीपी हाई नहीं होता, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि उसका बीपी हाई हो सकता है, उसको टेंशन से हाई हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो किस तरह का कम होगा, आपका वेट लूज होगा तो भी कम होता है, ठीक है। तो आप अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल होने लग जाता है। तो एक रेंज होती है इसकी भी, ठीक है। तो वो उस रेंज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे ही ऊपर जाएगा घुटनों में दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो कह रहा है, डॉक्टर ने अगर आपको कहा है कि अगर आप अपना वेट लूज नहीं करते और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं करते, ऑटोमेटिकली वेट लूज करेंगे तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, तो आपको हार्ट अटैक होने के जो चांस हैं वो 5 टाइम्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है।
अब आपके लिए ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग और डर पैदा कर देने वाली चीज़ होगी कि 5 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होना किसी भी डिजीज़ का। आपके कंट्रोल में है ये चीज़, ठीक है, कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं और आप परहेज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो 5 टाइम्स जो है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने कहा 5 टाइम्स, एक्चुअली दिस 5 टाइम्स रिप्रेजेंट द रिलेटिव रिस्क, कि जितना हमें रिस्क बताया जाता है कि इतना रिस्क है कि ये आपके साथ हो सकता है, ये आपके साथ बुरा हो सकता है, वो जो रिस्क हमें बताया जाता है वो क्या है, हमारा रिलेटिव रिस्क है। अगर आप बात करें कोरोना वायरस की, तो जब कोरोना वायरस आया था तो क्या था, हम में से किसी को नहीं था पता ये वायरस है क्या, इसकी शक्ल क्या है, इसके क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट्स भरे वैसे वैसे डॉक्टर्स ने हमें बताई चीज़ें कि ये एहतियाती तदाबीर हैं इसकी, और क्या कहा कि ये प्रिकॉशंस करें, इसका रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, कि मतलब 50% है, मतलब 100% रिस्क था इसका कि यहाँ पर आपको कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है। तो हमें एक रिस्क फैक्टर बताया गया था आपको लोगों में होने का। इस लगा कि अगर डायबिटीज़ है और आपके पेरेंट्स में डायबिटीज़ थी और आपका भी डायबिटीज़ का इशू जो है वो आने लग गया जी, आपका कभी कभी डायबिटिक लेवल जो है वो कम हो जाता है एकदम से, और ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपकी डायबिटीज़ शो नहीं होती, इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपका बीपी देखें, बीपी लो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसका क्या है कि आपको बीपी, मुसलसल बीपी का इशू होने वाला है, ठीक है। अगर आप, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं गर्म चीज़ें, तो आपको भी बीपी का इशू होता है, उसके साथ साथ आपको हार्ट इश्यूज़ भी होने लग जाते हैं, ठीक है, टेंशन वगैरह से, ठीक है। तो वो एक रिस्क बताया जाता है कि आप टेंशन ना लें, आपको हार्ट इशू हो सकता है, ठीक है। तो वो जो टेंशन ना लें, हार्ट इशू हो सकता है, वो क्या है, जिस तरह हमने कहा कि आप 5 टाइम जो है आपका रिस्क ज़्यादा हो गया, कि आप अगर वेट लॉस नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी कंट्रोल नहीं करते, तो आपका जो है वो रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है रिलेटिव रिस्क, जो आपको बताता है कितने % रिस्क है कि आपको ये हो सकता है, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि रिलेटिव रिस्क को, तो रिलेटिव रिस्क इज वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड रेशियो इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। अब रिलेटिव रिस्क जो है हमारे पास रेशियो होती है 2 ग्रुप्स की, ठीक है। हम लोग जो रिस्क है, हम 2 ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 2 ग्रुप्स का आपस में, और उनका रिस्क देखते हैं। अब हमें एक होता है हमारे पास नॉर्मल ग्रुप पीपल, और एक होता है ग्रुप पीपल वो होते हैं जिनको कोई बीमारी होती है, ठीक है। तो हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं। सो रिलेटिव रिस्क इज द रेशियो ऑफ द रिस्क ऑफ 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं इसमें। अब आपने देखा होगा कि हम एक सिंपल ग्रुप है हमारे पास, दूसरा हमारे पास जो है वो आ जाता है वो वाला ग्रुप जिसको कोई भी मसला है, ठीक है। तो हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा अगर वो बंदा वेट लॉस या कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम नहीं करता, एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। अब जो नॉर्मल पीपल हैं वो क्या है, हमारा बेस लाइन रिस्क है, यानी कि जिस पर हम बेस कर रहे हैं, हम पैदाइश से हम किस तरह थे शुरू से, ठीक है, नॉर्मल थे, हमें कोई भी मसला नहीं था, हम बिल्कुल ठीक थे। तो हमारा वो बेसलाइन रिस्क है कि आप उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, अपने डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अपने एक बेसलाइन रिस्क ग्रुप के साथ, जो कि हमारा डिनोमिनेटर ग्रुप कहलाता है द रिलेटिव रिस्क में, ठीक। अगर नॉर्मल रेंज या हेल्थी लोगों हार्ट अटैक होने का खतरा, ठीक है, अगर नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है, नॉर्मल है, उनको अगर हार्ट अटैक, हमें नहीं पता, कोई भी मसला नहीं है उनको, लेकिन उनको हार्ट अटैक होने का खतरा अगर 10 में से 1 का है, ठीक है, यानी कि 10 लोगों में से 1 को हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। तो जो इस रेंज से ऊपर जाएगा उसका खतरा जो है वो 10 में से 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी को हार्ट इशू है, एक नॉर्मल बंदा है, आप बात समझने वाली, यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा है, उसको हार्ट अटैक होने का चांस क्या है कि 10 में से 1 है, कि 10 लोगों में से 1 को हो सकता है कि एकदम हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, कोई भी मसला ना हो। अब एक बंदा है उसको मसला है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उस 10 में से 5% जो है चांस वो है कि उस बंदे को हार्ट अटैक होगा,
ठीक है। और अगर रेंज जो है वो हम ज़्यादा कर दें 50 से करते हैं तो फिर उस हिसाब से रिस्क की रेंज जो है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। तो आपके पास जो रिलेटिव रिस्क है एक्चुअली में वो क्या है कि इंसिडेंस रेट को भी बताता है। अगर आपने इंसिडेंस रेट के बारे में नहीं पढ़ा तो उसके आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी वीडियो जो है डिटेल में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो दे दी जाती हूँ कि इंसिडेंस रेट होता क्या है, कि जो हमें फ्यूचर के केसेस के बारे में बताता है। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल अभी एक डायबिटीज़ पेशेंट है तो अगले साल जो है वो इसी फैमिली में 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स हो सकते हैं। एक फैमिली की अगर बात करें या अपने पाकिस्तान की बात करें हम लोग, तो हमारे पास इस टाइम 80% लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं। तो आने वाले दिनों में जी हम कहेंगे कि अगले साल जो है 82% लोग जो है वो डायबिटीज़ में मुब्तला होंगे, उससे अगले साल 84% होंगे। एक हम इंसिडेंस एक लेवल जो है वो फिट कर देते हैं 2% पे, 5 पे, 6 पे, जितना भी हमने करना है कि आने वाले सालों में इसके इतने मज़ीद केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इंसिडेंस रेट्स को या रिलेटिव रिस्क कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम जो ऑलरेडी प्रिवलेंस रेट या डेथ रेट को देखते हुए, कि मतलब जो अब देखें प्रिवलेंस रेट क्या होता है, जो हमें करंट केसेस के बारे में बता रहा होता है कि जो पास्ट में हो गए हैं या जो प्रेजेंट में है। अब हम प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए फ्यूचर के बारे में जब बताते हैं तो वो है हमारा इंसिडेंस रेट। तो हम लोग रिलेटिव रिस्क को जो इंसिडेंस रेट है वो हम लोग फ्यूचर और वो हम लोग पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए डिफाइन कर रहे होते हैं उस चीज़ को, कि इस चीज़ का, इस बीमारी का कितना ज़्यादा रिस्क है। ठीक, तो अगर हम लोग सिंपल, अब हमने रिलेटिव रिस्क की तो बात कर ली सारी की सारी कि रिलेटिव रिस्क क्या होता है क्या नहीं, तो एक सिंपल से हम लोग आप देख लेते हैं कि हमने अब कैलकुलेशंस तो आप सबको करनी आती होगी रिलेटिव रिस्क की, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर रिलेटिव रिस्क की वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो ये इंडिकेट करती है एक्सपोजर और डाइजीज़ जो है वो अनरिलेटेड है। अब एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर हार्मफुल चीज़ होती है, मतलब एक रिस्क चीज़ होती है। रिस्क कितना है किसी भी डाइजीज़ होने का, किसी भी बीमारी के होने का, जो हमने एक्सपोजर, जो हमने चीज़ फाइंड की है, ठीक है, उसका और उस बीमारी का आपस में क्या कंपैरिजन है, क्या रिस्क है। तो अगर वैल्यू रिलेटिव रिस्क की 1 आती है डेट मीन्स के वो आपस में अनरिलेटेड है। कि अगर जो हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर का और यानी हमारे पास बीमारी थी और हमने जो एक्सप्लोजर किया कि 80% लोगों में ब्लड कैंसर जो है वो आ सकता है आने वाले साल में, तो अगर रिलेटिव रिस्क की वैल्यू 1 है डेट मीन्स के दोनों अनरिलेटेड है, कि ये नहीं होगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इतने लोगों में आए। ठीक है, दूसरी हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि अगर रिलेटिव रिस्क जो है उसकी वैल्यू हमारे पास लेस दैन 1 है, वो इंडिकेट कर रही होती है कि ये नेगेटिव एसोसिएशन बता रहा है। ठीक है, बिटवीन एक्सप्लोजर एंड द डाइजीज, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है हमारे पास और जो हमने केसेस जो हैं उसके फाइंड किए हैं कि आने वाले सालों में 80% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, हमने ये फाइंड किया, तो वो रिस्क बताएगा कि नहीं, ये इंडिकेट करता है एक नेगेटिव रिस्क के नहीं हो सकता है ये सेम डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, हो सकता है कि 80% ही ज़्यादा हो, लेकिन हो सकता है इससे कम भी हो सकता है रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का। ठीक है, अब अगर हमारे पास थर्ड रेंज आ जाती है कंडीशन के अगर, तो रिलेटिव रिस्क जो है हमारे पास ग्रेटर दैन 1 है, तो वो हमें एक पॉजिटिव एसोसिएशन देता है एक्सप्लोजर और डाइजीज़ में, कि मतलब दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों इंक्रीज़ होने के पॉजिटिवली चांस हैं कि वो दोनों जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। अगर हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर है वो और जो हमारे पास हमारे एक्सप्लोजर ग्रुप आया है, जो हमने फाइंड किया है अपने पिछले पास्ट डाटा से कि भाई ब्रेस्ट कैंसर के कितने केसेस आ रहे हैं और आने वाले सालों में कितने % बढ़ सकते हैं, इसका कितना रिस्क है लोगों के अंदर, तो वो चीज़ जो है एक पॉजिटिव एसोसिएशन बता रहा है कि ये चीज़ बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए हमें, एहतियाती तदाबीर जो है, बेसिक चीज़ें जो हैं वो इंसानों को फॉलो करनी चाहिए, देखना चाहिए क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक, होप्स हो कि आपको आज का जो लेक्चर है रिलेटिव रिस्क से रिलेटेड वो समझ में आया होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, रिस्क क्या है, रिलेटिव रिस्क क्या है, और इसके मेन पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। आपको आज का कॉन्सेप्ट जो है होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी मसला है या कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो देख रहिए मेरे चैनल को और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।